गांव के वीरान गलियों में जहां दोस्ती और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू है, वहीं से शुरू होती है एक ऐसे लड़के की कहानी जो सिर्फ अपने शर्तों पर जीना चाहता है। एक सीधा लेकिन गुस्सा है तो बहुत ही खतरनाक गुंडा। उसका बहुत ही करीब दोस्त उसे धोखा देकर 20 लाख रुपए लेकर भाग जाता है। अब धोखे की आग में जलता हुआ एक्का बदला लेने के लिए निकलता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। जैसे जैसे वो अपने दुश्मनों तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके सामने राजनीति के खेल, पुलिस, खतरनाक गुंडे, कुछ गहरे राज और ऐसे दुश्मन जो सिर्फ उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। एक्का के लिए हर एक मोड़ धोखा और हर एक रास्ता मौत का जाल बनता जा रहा था। तो क्या ऐसे में एक्का खुद को बचाकर इस सब से बाहर निकल पाएगा? यही देखेंगे हम आज की एक्का नाम की एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर कहानी में, जिसमें आपको जबरदस्त फाइटिंग और चौंका देने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें वाराणसी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं और उससे मिलने के लिए मास्क पहनकर एक लड़का आता है। वो उसे कहती है कि एक वक्त था जब मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करती थी, लेकिन अब तुम्हें छुपकर मिलने के लिए तरस रही हूँ। तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? लगता है तुमने कुछ खाया नहीं है। रुको, मैं बाहर जाकर कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि वो पुलिस को अपने साथ लेकर आई थी। अब ये देखते ही वो लड़का तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। अब पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम तुरंत ही उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो लड़का बोट में बैठकर दूसरे किनारे जाने लगता है, लेकिन पुलिस भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अब किनारे पर उतरने पर वो लड़का वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अब उसके सामने वो लड़की पुलिस को लेकर खड़ी थी और अब पुलिस उसे तुरंत ही पकड़ लेती है। तो दोस्तों, सभी लोग इस लड़के को एक्का कहते हैं और इसका नाम होता है मुथु। तो पुलिस ने इसे क्यों पकड़ा, वो लड़की कौन है, ये सब कुछ जानने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ पर हम मुथु की माँ रत्ना को देखते हैं और मुथु जब घर पर लौटता है तो उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, इस गांव में रहकर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। तुम्हें काम करने के लिए बेंगलुरु जाना चाहिए। मैंने अपने भाई से वहाँ पर बातचीत कर ली है। तुम बेंगलुरु में जाकर वहाँ पर अच्छा सा काम ढूंढ लो। लेकिन मुथु कहता है कि नहीं माँ, मैं तुम्हें और गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पर रहकर ड्राइविंग का काम करूंगा। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैंने इस घर को बहुत ही मेहनत से बनाया है। अगर देखा जाए तो इस घर को छोड़कर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम बेंगलुरु में जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लो। फिर रिटायर होने के बाद तुम यहाँ गाँव में आ जाना। लेकिन अब इतने में मुथु के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है। ये देखकर उसकी माँ कहती है कि ये लड़का मेरी बात कभी नहीं सुनेगा। फिर वहाँ से जाते हुए रत्ना अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अपनी आंखों से कुछ गलत मत देखना, कानून से बुरा मत सुनना और किसी को गलत मत बोलना। तुम्हारा हाथ मारपीट के लिए नहीं, बल्कि किसी की मदद करने के लिए उठना चाहिए। तो मुथु कहता है कि हाँ माँ, मुझे सब कुछ पता है, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब यहाँ चाय की दुकान पर हम मुथु और उसके दोस्तों को देखते हैं। रमेश नाम का एक दोस्त कहता है कि इस गांव में रहकर मैं बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता और यहाँ पर हम ज्यादा पैसे भी नहीं कमा सकते। मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और बेंगलुरु में जाकर मैं उस बिजनेस को करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। मुथु अपने दोस्त से कहता है कि वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो रमेश कहता है कि 20 लाख रुपए। अब यहाँ से दोस्त तुरंत ही गांव के साहूकार के पास पहुँचते हैं और उससे मदद लेते हुए पैसे मांगने लगते हैं। साहूकार कहता है कि मैं तुम लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। तो रमेश कहता है कि मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अब साहूकार कहता है मुझ पर विश्वास करो और इस ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कर दो और 1 साल के अंदर मेरा पैसा लौटा देना। अब अपने दोस्त की खातिर उस ब्लैंक पेपर पर मुथु अपना सिग्नेचर कर देता है और उन लोगों को पैसे मिल जाते हैं। अब रात को ये सभी दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो रमेश मुथु से थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पैसों की टेंशन दूर हो गई। अब देखना, हम बिजनेस करके बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब उसके अगले दिन मुथु और उसका दोस्त राजू अपने दोस्त रमेश से मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ये लोग गांव के हर जगह पर जाकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें रमेश कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर मुथु अपने घर पर पहुंचता है तो साहूकार उसके घर का सामान बाहर निकाल रहा था। मुथु से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो मंजुनाथ कहता है कि मैंने उस रमेश के कहने पर तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, बल्कि तुमने जो मेरे पास अपना घर गिरवे रखा है उसके लिए पैसे दिए थे और मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा दोस्त पैसे लेकर भाग गया है। अब बताओ, मेरे पैसे कौन लौटाएगा? अब घर गिरवी रखने की बात सुनकर मुथु की माँ बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और मुथु भी कहता है कि मैंने तो अपना घर गिरवी नहीं रखा था। साहूकार कहता है तुमने जिस ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर किया था उसका इस्तेमाल करके मैंने ये सब कुछ किया है। मुथु कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मंजुनाथ कहता है वो सब कुछ मैं नहीं जानता, अगर तुम्हें अपना घर वापस चाहिए तो मेरे पैसे दे दो और घर ले लो। मुथु कहता है कि मुझे बस 6 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो मंजुनाथ कहता है ठीक है, 6 महीने के बाद तुम अपने घर को ले लेना, लेकिन फिलहाल घर को खाली कर दो। ऐसा कहकर वो उसके घर पर बोर्ड लगाकर वहाँ से चला जाता है। अब रत्ना का अपने बेटे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी।
वो अपने बेटे से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। अब जब तक तुम पैसे देकर इस घर को छुड़ा नहीं लेते तब तक इस गांव में कदम मत रखना। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारे पिताजी ने इस घर को कितनी मेहनत से बनाया था और तुमने तो एक झटके में इसे खो दिया। अब इन सब से मुत्थु भी दुखी हो जाता है। अब रात को हम देखते हैं कि रत्ना अपने बेटे से कहती है, बेंगलुरु में जाकर अपने मामा के साथ अच्छे से काम करना। तुम्हारे अंदर एक बच्चा है और एक जानवर भी, उस बच्चे को खोने मत देना। तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, लेकिन याद रखना हमेशा बच्चा बने रहने में ही भलाई है। कभी भी गुस्से में गलत कदम मत उठाना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब उसके अगले दिन मुत्थु अपने दोस्तों से मिलकर बेंगलुरु जाने के लिए निकलता है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद एक मोहल्ले में दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिनके नाम होते हैं श्रीधर और गिरी। तभी मुत्थु वहाँ पर पहुँचता है और अपने मामा श्रीधर को झगड़ा करने से रोकता है। इतने में ही नंदिनी नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और वो भी अपने भाई गिरी को रोकती है। यहाँ पर मुत्थु जब नंदिनी को देखता है तो वो उसे पसंद आ जाती है। खैर, अब वहाँ से जाते वक्त श्रीधर मुत्थु से कहता है कि अरे कुछ नहीं भाई, हम दोनों दोस्त हैं, ऐसे ही झगड़ते रहते हैं और रात को एक साथ बैठकर दारू पीते हैं। तुम ये सब कुछ छोड़ो, बताओ घर पर सब कुछ ठीक है? तो मुत्थु कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब उसका मामा श्रीधर उसे अपने घर पर ले जाकर अपनी पत्नी कावेरी और बेटी अंजलि से मिलवाता है। फिर उसे ऊपर के माले ले जाकर उसका कमरा दिखाता है। तभी अंजलि वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे पिताजी को बचाया, तुम तो सुपरमैन हो। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जब भी तुम मुसीबत में होगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं मुसीबत में होगी तो तुम मुझे बचा लेना। इस तरह से उनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब मुत्थु कहता है कि मैं यहाँ पर अपने धोखेबाज दोस्त रमेश को ढूंढने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे बैठना नहीं चाहता। मेरे लिए कोई काम हो तो बता देना। श्रीधर कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग का काम बहुत ही अच्छी तरीके से आता है ना, मैंने एक आदमी से बात की है, कल हम उससे मिलने के लिए जाएंगे। तो मुत्थु ठीक है ऐसा कहता है। अब उसके अगले दिन ये लोग प्रकाश नाम के एक बंदे से मिलने के लिए जाते हैं, जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां होती है और उसके पास ड्राइवर के तौर पर लोग काम करते हैं। प्रकाश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिन के 800 रुपए दूंगा। लेकिन मुत्थु कहता है कि इतने में मेरा क्या होगा, मुझे तो कम समय में ज्यादा पैसे कमाने हैं। प्लीज सर, मैं ईमानदार हूँ, मेरी मदद कीजिए। अब श्रीधर प्रकाश का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, इसलिए प्रकाश मुत्थु को एक कार दे देता है और उसे सब कुछ काम ठीक से समझा देता है। अब रात को एक बार से कुछ लड़कियों को उनके घर पर छोड़ना था, इसके मुत्थु को एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले थे और दिन में वो कैब ड्राइवर का काम करेगा। तो उसके अगले ही दिन से मुत्थु अपना काम शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि मुत्थु धीरे धीरे सब कुछ काम सीख जाता है और यहाँ शहर में रहते हुए खुद को एडजस्ट करने लगता है। वो बेंगलुरु के हर एक जगह पर अपने दोस्त रमेश की फोटो भी लगाता है ताकि उस धोखेबाज को जल्द से जल्द ढूंढ सके। यहाँ थोड़े ही दिनों में मुत्थु अपने मामा श्रीधर के परिवार में भी बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। उस बच्ची अंजलि का बहुत ही ख्याल रखता है, उनके घर पर राशन लाकर देता है और साथ में उस गिरी के घर पर भी जाकर अपनी जान पहचान बढ़ाता है। और रात में मुत्थु उस बार में काम करने वाली लड़कियों को अच्छी तरीके से सही सलामत उनकी जगह पर ड्रॉप कर देता था। तो ऐसे में उनमें से एक लड़की मुत्थु को ध्यान से देखती रहती थी। अब कुछ दिनों के बाद हम गिरी की बहन नंदिनी को देखते हैं। उसकी बहन की शादी तय हो जाती है और नंदिनी, उसकी बहन और जीजा मंदिर जाना चाहते थे। तो ये लोग मुत्थु की कैब में बैठकर मंदिर जाने लगते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद मुत्थु नंदिनी को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। अब शाम को वो उन लोगों को फिर से उनके घर पर छोड़ देता है। अब अगले दिन मुत्थु अंजलि को स्कूल से घर ले जाने लगता है। तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसी भाभी चाहिए? तो अंजलि कहती है कि नंदिनी दीदी जैसी। और ये बात सुनकर मुत्थु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, अब उसे पटाने के लिए मेरी एक मदद करो। इस तरह से उसके कान में कुछ बताता है। अब रात को हम अंजलि को नंदिनी के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बहाना बनाकर अंजलि नंदिनी का फोन ले लेती है और उस फोन से मुत्थु को मैसेज करती है। यहाँ नंदिनी का नंबर मिलने पर मुत्थु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं नंदिनी की बहन की शादी थी, वहाँ पर मुत्थु को भी इनवाइट किया गया था और वो यहाँ पर नंदिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और अब धीरे धीरे नंदिनी भी उसे लाइक करने लगती है। लेकिन यहाँ से बात आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार वालों को पटाना जरूरी था। अब उसके 2 दिन बाद हम देखते हैं कि नंदिनी के भाई गिरी की मुत्थु के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और मुत्थु तो पत्तों का खेल बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, वो उसे खेलने में बहुत ही माहिर था। इसलिए गिरी उसे अपने साथ सट्टेबाजी करने के लिए एक अड्डे पर ले जाता है। अब वहाँ पर मुत्थु गिरी की तरफ से खेलता है और ये लोग बहुत सारे पैसे जीत जाते हैं। तभी हारे हुए लोग गुस्से से उन्हें कहते हैं कि अब तुम लोगों को आगे भी खेलना होगा, लेकिन गिरी कहता है कि अब हमें नहीं खेलना। इस तरह से वो लोग पैसे लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनमें थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, लेकिन मुत्थु किसी तरह से झगड़ा ना करते हुए गिरी को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन मुत्थु नंदिनी से मिलता है तो नंदिनी उसे बताती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा भाई तुम्हारे गुण गाया जा रहा है। दरअसल रात को इन लोगों ने जो पैसे कमाए थे इसका ही नतीजा था और उसी वजह से गिरी मुत्थु पर बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन यहाँ पर मुत्थु नंदिनी से कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा गुस्सेल है, जब देखो तब लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जी करता है कि उसे एक मुक्का मारकर सीधा कर दूं। अब अपने भाई के बारे में ऐसी बातें सुनकर नंदिनी उससे थोड़ा सा नाराज हो जाती है। तब मुत्थु कहता है कि इन लड़कियों को समझना मेरी बस की बात ही नहीं है। अब उसके अगले दिन हम मुत्थु को देखते हैं, वो थोड़ा बीमार था, इस वजह से काम पर नहीं जाता।
लेकिन जब भी बात नंदिनी को पता चलती है तो वो तुरंत ही उसका हालचाल पूछने के लिए उसके कमरे में आती है और वो अचानक ही उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे अलग नहीं रह सकती। कल मैं अपने भैया और भाभी को उसी मंदिर में ले जाऊंगी, तुम भी वहाँ पर आकर मेरे भाई से मेरा हाथ मांग लेना। अब ये बात सुनकर मुथु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसका नंदिनी के साथ रिश्ता होगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मुथु मंदिर जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी यहाँ रास्ते में एक आदमी की कार खराब हो गई थी। वो मुथु से लिफ्ट मांगता है, कहता है कि उसे अर्जेंट कहीं जाना है, लेकिन यहाँ मुथु को तो टाइम पर मंदिर पहुंचना था। लेकिन कस्टमर भगवान का रूप होता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। तो यहाँ गाड़ी के अंदर मुथु ने उस भागे हुए अपने दोस्त रमेश की फोटो लगाई थी जिसे मुथु ढूंढ रहा था। उस फोटो को देखकर वो आदमी उसके बारे में पूछता है तो मुथु बताता है कि ये लड़का मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे धोखा देकर 20 लाख रुपए लेकर भाग गया, इसलिए मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। वैसे बताइए सर, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो आदमी बताता है कि मुझे रामपुरा छोड़ दो। तो इस दौरान उन दोनों में बहुत ही अच्छी खासी बातें होने लगती है और अब पेट्रोल भरने के लिए मुथु अपनी कार को एक जगह पर रोकता है। वो पेट्रोल भरवाने के लिए और पैसे देने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर उतरता है और वो आदमी कार के अंदर अपनी पत्नी की फोटो देख रहा था। इतने में अचानक कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और उस आदमी को शूट करके मारने की कोशिश करते हैं। अब ये देखकर मुथु और बाकी के सभी लोग वहाँ पर घबरा जाते हैं। मुथु उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है और वो फायरिंग करने वाले लोग वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। अब उस आदमी को कुछ गोलियां लगी थी, लेकिन मुथु तुरंत ही उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। इसी दौरान नंदिनी बार बार उसे कॉल कर रही थी क्योंकि मंदिर में वो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पर यह घटना होने की वजह से मुथु मंदिर पहुंच नहीं पाता। अब उस हॉस्पिटल में उस बंदे का खास आदमी जिसका नाम होता है बॉबी, वो अपने कुछ लोगों को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है और मुथु का बहुत ही शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसे बचाया है। ये वो आदमी है जो पूरे बेंगलोर को अपने कंट्रोल में रखता है, तुमने इसे बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। तो अब यहाँ पर डॉक्टर तुरंत ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। इतने में वहाँ पर बाबा जी भी आते हैं और दरअसल वो बंदा इन बाबाओं के अनाथ आश्रम से जुड़ा हुआ काम करने के लिए यहाँ पर आने वाला था और उस बंदे का नाम होता है मस्तान भाई। अब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और मुथु से पूछताछ करती है। वो बताता है कि जिन लोगों ने शूट किया था उन्होंने हेलमेट पहना था, इसलिए वो उनका चेहरा देख नहीं पाया। वो लोग अचानक ही आ गए और शूट करके भाग गए। अब इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारी कार को हिरासत में लेना होगा, लेकिन मुथु कहता है कि सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, वो भाड़े की कार है और उसी पर मेरी रोजी रोटी चलती है, मैंने तो बस उस आदमी की मदद की है, प्लीज मुझे आप इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। तभी बॉबी इंस्पेक्टर से कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो, इसने हमारे भाई को बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। और वो मुथु को अपना नंबर देकर कहता है कि अब से तुम हमारे आदमी हो, कोई भी जरूरत हो तो तुरंत ही मुझे कॉल करना और मेरे आदमी तुम्हें घर पर छोड़ देंगे। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मस्तान भाई उस फायरिंग के एक्सीडेंट में बच गया था और तभी यहाँ हॉस्पिटल में 4 लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। अब ये 4 लोग उसके पार्टनर होते हैं और अंडरग्राउंड डॉन भी, जो अलग अलग धंधा संभालते थे। उसमें से पलानी नाम का एक बंदा कहता है कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है मस्तान, इतने खतरनाक हमले में भी तू बच गया, ये बहुत ही अच्छा हुआ, वरना हमारा क्या होता। अब बाकी के गुंडे भी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं, तो मस्तान उन लोगों को इशारों में ठीक ऐसा कहकर चले जाने के लिए कहता है। अब वो लोग जाने के बाद बॉबी मस्तान से कहता है कि मुझे पता है कि ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर आए थे, इनमें से कोई आस्तीन का सांप है जिसने आपके ऊपर हमला किया होगा और हम उसे जल्दी ढूंढ कर ही रहेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ मुथु के मामा को ये सारी बातें पता चल जाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है वो मस्तान भाई कौन है, वो अंडरग्राउंड का बहुत बड़ा डॉन है, बेंगलुरु में हर कोई उसके नाम से डरता है, लगता है तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से तुरंत ही गाँव चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मुथु कहता है कि मैं अपने गाँव नहीं जा सकता जब तक मैं 20 लाख रुपए के अरेंजमेंट ना कर लूँ, क्योंकि गाँव जाकर साहूकार से मुझे मेरा घर छुड़वाना है। आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर पहले की तरह ही नॉर्मल काम करता रहूंगा। उसके बाद नंदिनी मुथु से मिलने के लिए आती है। वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि आज तुम मंदिर क्यों नहीं आए, हम लोग तुम्हारा कितना वेट कर रहे थे। तो मुथु के साथ जो कुछ भी आज हुआ वो उसे सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि अपने भाई से कहना कि इस मैटर से दूर रहे, क्योंकि दरअसल दोस्तों जिन लोगों ने मस्तान भाई पर हमला किया था उनमें से एक आदमी के हाथ पर एक टैटू था जिसे मुथु ने देखा था और सेम वैसा ही टैटू नंदनी के भाई के हाथ पर था, लेकिन अब ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। अगले दिन हम देखते हैं श्रीधर कहता है कि आज मैं अंजलि को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ। तो उसकी पत्नी कावेरी कहती है कि आज आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, हमेशा तो मुथु ही अंजलि को स्कूल ले जाता है। और अंजलि भी जिद करने लगती है कि मैं भी भैया के साथ ही स्कूल जाऊंगी। तो अब ठीक ऐसा कहकर मुथु अंजलि को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों तभी अचानक यहाँ पर कुछ गुंडे स्कूल में आकर मुथु के ऊपर हमला कर देते हैं। अब मुथु उन लोगों से फाइट करता है, उन्हें पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो। तभी वहाँ पर अंजलि देखती है कि उसके भैया को कुछ लोग मार रहे हैं, तो वो वहाँ पर आकर कहती है कि ऐसा मत करो, उन्हें मत मारो, लेकिन वो गुंडे उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। अब यहाँ पर उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में होने की वजह से इस फाइट में मुथु बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है
और इसी हाथापाई में अंजलि और मुथु के सर पर बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है। वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। इतने में वहाँ पर बहुत सारे लोग आने की वजह से वो गुंडे भाग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बॉबी भी वहाँ पर पहुँचता है। वो उन लोगों को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन अब दोस्तों ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि हमें माफ करना, हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए और उस लड़के मुथु को भी रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसके घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं। अब बॉबी ये सारी बात जाकर मस्तान भाई को बताता है तो मस्तान भाई और बॉबी श्रीधर के पास जाकर उन्हें पैसों का बैग दे देते हैं और बताते हैं कि एक हमले के दौरान आपकी बेटी मारी गई, प्लीज हो सके तो आप हमें माफ कर दीजिए और ये पैसे ले लीजिए। अब अपनी बेटी की मरी हुई खबर सुनकर वो दोनों ही पूरी तरीके से टूट जाते हैं। यहाँ मुत्तू हॉस्पिटल में ही एडमिट होता है और वो उठ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे इतनी चोटें आई थी कि उसे पूरी तरीके से प्लास्टर लगा हुआ था। अब मस्तान भाई, बॉबी और उनके लोग ही उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। थोड़े दिन के बाद जब मुत्तू हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उस बच्चे अंजलि को खोने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसका मामा और मामी भी उसे कहते हैं कि तुमने अंजलि का ख्याल रखने का वादा किया था लेकिन तुम उसे बचा नहीं पाए, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसा कहकर वो सभी लोग रोने लगते हैं। उसके बाद मुत्थु नंदिनी के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। गिरी ने ही उस मस्तान भाई के ऊपर हमला किया था। लेकिन अब नंदिनी को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसका भाई ऐसा कुछ कर सकता है। अपने भाई पर लगे हुए ऐसे आरोप सुनकर वो मुत्थु पर बहुत सा गुस्सा हो जाती है और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब उसके बाद मुत्थु सीधा मस्तान भाई के पास जाता है। अब उस बच्चे के मरने की वजह से मस्तान भाई उसे 20 लाख रुपए दे देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, वो लोग मुझे मारने के लिए आए थे लेकिन इन सब में तुम फंस गए, बेचारी वो बच्चे भी मारी गई, इसलिए अब तुम ये पैसे लो और अपने गांव चले जाओ, बस मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन अब मुत्थु उसे बता देता है कि तुम्हारे ऊपर हमला गिरी नाम के एक बंदे ने किया था। अब गिरी को पकड़कर उसे ये हमला किसने करने के लिए कहा था, ये पता करने के लिए ये लोग गिरी को ढूंढने लगते हैं। अब रात को एक जगह पर उन लोगों को गिरी मिल जाता है। उन लोगों से बचते हुए वो एक दुकान के अंदर छुप जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इस हमले में बेवजह वो बच्ची मारी गई थी तो मुत्थु को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसी गुस्से में आकर वो उस गिरी को मारने पीटने लगता है। तो यहाँ पर गिरी घबराते हुए कहता है कि देखो ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, मुझे सब कुछ गार्बेज रंगा ने करने के लिए कहा था। और अब उसकी बात सुनने के बाद मुत्थु गिरी को जान से ही मार देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद बॉबी मुत्थु को अपने गैंग में शामिल कर लेता है। मस्तान भाई भी मुत्थु को अपनी गाड़ी की चाबी देकर अपने साथ काम करने के लिए कहता है। फिर बॉबी मुत्थु को रहने के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैट देता है। ये लोग एक साथ मिलकर धंधे में लोगों से पैसे रिकवर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मुत्थु लोगों की अच्छी तरीके से धुलाई करके उनसे पैसे निकाल लेता है। अब ये बात उन 4 गुंडों को भी पता चल जाती है और धंधे में सारा हफ्ता मस्तान भाई को मिल रहा था तो उन्हें लगता है कि ऐसे में उनका धंधा चौपट हो जाएगा। ये लोग कहते हैं कि हमें किसी तरह से उस लड़के मुत्थु को रोकना होगा वरना वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अब एक दिन ये लोग बार में एंजॉय करने के लिए जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर मुत्थु और बॉबी के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुत्थु उन लोगों के साथ फाइट करके उन लोगों को अच्छा सबक सिखाता है, कुछ लोगों को जान से मार देता है और कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब उस बार में काम करने वाली वो लड़की जो हमेशा मुत्थु को देखती रहती थी उसका नाम होता है मोनिका। अब मोनिका मुत्थु से कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो मेरे जिस्म को देखकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो लड़कियों की इज्जत करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ सेफ फील करती हूँ। तुमने कितनी सारी रात को हमें अपनी गाड़ी में ड्रॉप किया है और तुम्हारे अंदर कोई भी गलत इरादा नहीं था, इसलिए प्लीज अब से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। अब कहीं ना कहीं मुत्थु भी उस लड़की को लाइक करने लगा था, इसलिए वो उसे अपने साथ घर पर ले जाने के लिए मान जाता है। अब ये सब कुछ देखकर बॉबी और उसके आदमी भी खुश हो जाते हैं और अब यहाँ फ्लैट पर आने के बाद वो दोनों अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। उसके अगले सीन में हम एक नेता को देखते हैं जो कमिश्नर को अपने पास बुलाकर कहता है कि बेंगलोर में बहुत ज्यादा खून खराबा बढ़ गया है, इसे थोड़ा कंट्रोल में रखो। तो अब कमिश्नर प्रताप नाम के एक इंस्पेक्टर को इस काम के लिए हायर करता है और मस्तान भाई के ऊपर जो भी हमला हुआ था उसकी जाँच करने के लिए कहता है। अब ऑफिसर प्रताप मस्तान को अरेस्ट करने के लिए आने वाला था, ये बात मस्तान को पता चल जाती है, इसीलिए वो और बॉबी एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन उस घर में मुत्थु मौजूद था तो अब ऑफिसर प्रताप उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आता है, उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है और अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है ये सारी खबर बताने के लिए कहता है। मतलब कि वो उनके इलीगल धंधे के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मुत्थु तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता। फिर वहाँ पर बॉबी आकर मुत्थु को छुड़ाकर ले जाता है। अब दोस्तों इन लोगों को गार्बेज रंगा को पकड़ना था क्योंकि गिरी ने मरने से पहले मुत्थु से कहा था कि उसने मस्तान भाई के ऊपर हमला गार्बेज रंगा के कहने पर किया था। अब यहाँ पर हम मुत्थु को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि पुलिस वालों ने उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा था। यहाँ पर मोनिका उसका ख्याल रखती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करती है। अब उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मुत्थु बहुत सारे पैसे कमाने लगता है और वो इनमें से कुछ पैसे लोगों में दान भी कर देता है। वो 20 लाख रुपए अपने गांव में माँ के पास भी भेज देता है और अब वो यहाँ पर उस गार्बेज रंगा की तलाश में था। ये लोग रंगा को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
लेकिन अब ये बात जैसे ही रंगा को पता चल जाती है तो वो खुद ही मुत्थु को किडनैप कर लेता है। शहर का कूड़ा कचरा जहाँ पर फेंका जाता था, मुत्थु को उस जगह पर ले जाकर एक बॉक्स में बंद कर देता है। उसने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। अब वो उस बॉक्स के ऊपर कचरा डालता है ताकि दम घुटने की वजह से मुत्थु के अंदर ही मौत हो जाए। अब तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मुत्थु बॉबी का दोस्त बना था तो बॉबी ने उसे एक छोटा सा चाकू दिया था और उसे इसे हमेशा पॉकेट में रखने के लिए कहा था कि मुश्किल समय में तुम्हारी जान बचाने के लिए काम आएगा। तो वो उस चाकू को अपने पॉकेट से निकालकर रस्सी को काट कर खुद को आजाद करता है। फिर जैसे तैसे करके उस बक्से को खोलकर बाहर आ जाता है। फिर वो गार्बेज रंगा को ढूंढकर उसे मारता पीटता है और बताने के लिए कहता है कि बताओ तुमने मस्तान भाई को क्यों मारा और यह सब कुछ करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। लेकिन रंगा कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। तो तभी वहाँ पर बॉबी आकर रंगा को गोली से मार देता है। कहता है कि ये इतना ईमानदार है कि इसके सामने कुत्ता भी शर्मा जाए। यह हमें असली हमलावर का नाम नहीं बताने वाला था, हमें उसे खुद ही ढूंढना होगा। अब गार्बेज रंगा की मौत की खबर मस्तान भाई को पता चल जाती है। वो मस्तान और बॉबी को अपने पास बुलाकर कहता है कि अब तुम दोनों मेरे इजाजत के अलावा कुछ नहीं करोगे, किसी को भी नहीं मारोगे। मेरे ऊपर जिसने हमला किया था उसके बारे में मुझे पता चलने पर मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन उसके अगले ही दिन हम देखते हैं मुत्थु को उस गुंडे पलाने के बारे में पता चल जाता है जो कि शहर में बहुत सारे इलीगल धंधे संभालता है। मुत्थु को शक हो जाता है कि पलाने ने ही मस्तान भाई पर हमला किया होगा, क्योंकि वो गार्बेज रंगा पलाने के अंडर काम करता था। अब मुत्थु बॉबी के घर पर जाता है और उसे कहता है कि चलो हम उस पलाने को मार देते हैं, उसने ही मस्तान भाई पर हमला करवाया था। बॉबी कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मस्तान भाई ने हमें मना किया है और तुम भी कुछ मत करना। लेकिन अब मुत्थु गुस्से से वहां से चला जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनिस्टर के बेटे की शादी होती है तो उसे बधाई देने के लिए पलाने वहां पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट थी। मुत्थु वेटर का भेष बदलकर पलाने को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस उसे रोक लेती है। उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मुत्थु किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उसे लगता है कि वो पलाने को मारने वाला था, ये बात बॉबी ने ही पुलिस को बताई होगी, इसलिए वो गुस्से में बॉबी के घर पर जाता है और उसे मारने पीटने लगता है। उसकी पत्नी को दूसरे कमरे में बंद कर देता है। अब यहाँ पर बॉबी उसे कहता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब यहाँ पर मुत्थु बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उन दोनों में जबरदस्त हाथापाई होने लगती है और दीवार से सर टकराने की वजह से बॉबी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके अगले पल मुत्थु को समझ में आता है कि उसके हाथों बहुत बड़ी गलती हो गई। बॉबी तो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसने ये क्या कर दिया। वो घबराकर अपने घर पर जाकर फुट फुट कर रोने लगता है। यही बात मोनिका को भी बताता है तो मोनिका भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और मुत्थु से नाराज भी हो जाती है कि उसने गुस्से में आकर ये सब कुछ क्या कर दिया। अब उसके अगले दिन बॉबी की पत्नी उसकी अस्थियां लेकर आती है। मुत्थु से कहती है कि तुम्हें क्या लगा बॉबी ने तुम्हें धोखा दिया है? अरे वो तो तुम्हें अपना भाई मानता था, तुम्हारे ऊपर जान छिड़कता था, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए उसने बहुत सारे लोग रखे थे और तुमने उसके ऊपर ही शक करके उसे मार दिया। अब ये लो उसकी अस्थियां, तुम ही इसे विसर्जित करो। ऐसा कहकर वो रोते हुए चली जाती है। और इतने में दोस्तों वहाँ पर मुत्थु की माँ ये सब कुछ देख लेती है। वो बस अपने बेटे को देखने के लिए आई थी, लेकिन ये सब कुछ देखकर वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। वो मुत्थु के दोस्त राजू से कहती है कि देखो ये मेरा बेटा मुत्थु नहीं है, ये तो कुछ और ही बन गया है। उसने जो घर के लिए 20 लाख रुपए भेजे थे वो पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए जो मासूम था, लोगों की मदद करता था। ऐसा कहकर वो रोते हुए चली जाती है। उसके बाद मुत्थु बॉबी के अस्थियों को विसर्जित करता है और वहां से मस्तान भाई से मिलने के लिए जाता है। अब मस्तान भाई उसे देखकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसने बॉबी को मार दिया था। वो उसे बताते हैं कि मैं भी इस खूंखार दलदल में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन एक दिन फायरिंग में मेरी पत्नी भी मारी गई और ये देखो आज मेरा सबसे करीबी दोस्त बॉबी भी। हम जो काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, हमारी मौत हमेशा हमारे साथ ही चलती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और तभी वहाँ पर छुपकर बैठा हुआ एक आदमी मस्तान भाई पर गोली से हमला कर देता है। वो दोनों तुरंत एक जगह पर छुप जाते हैं और इतने में ही पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ गया था। मस्तान मुत्थु से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, यहाँ से तुरंत ही भाग जाओ, वरना मुझे मारने के इल्जाम में पुलिस तुम्हें ही पकड़ लेगी। तो मुत्थु भी वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। पुलिस हर जगह पर नाकाबंदी कर देती है और वो चारों गुंडे भी अपने आदमियों को मुत्थु को मारने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर सभी जगह पर मुत्थु को ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब मुत्थु को जिस प्रकाश ने पहली बार जॉब दी थी वो प्रकाश मुत्थु और मोनिका को छुपाकर एयरपोर्ट तक छोड़ देता है और टिकट देकर यहाँ से दूसरे स्टेट जाने के लिए कहता है। अब टिकट लेकर बुर्का पहनकर ये दोनों अंदर जाते हैं और अब चेकिंग करते वक्त मुत्थु को अपना धोखेबाज दोस्त रमेश दिखाई देता है जो यहाँ एयरपोर्ट पर काम कर रहा था। अब बुर्खा उठाने पर रमेश अपने दोस्त को पहचान लेता है और ये वीआईपी आदमी ऐसा कहकर बिना चेकिंग के उसे वहाँ से जाने देता है और उसने मुत्थु को धोखा दिया था इसलिए उससे माफी भी मांगता है और मुत्थु भी उसकी गलती को नजरअंदाज करके उसे जाने देता है। उसके कुछ महीने बाद ये लोग वाराणसी में आकर छुप गए थे, लेकिन यहाँ पर मोनिका मुत्थु को पुलिस के हाथों पकड़वा देती है। उसके बाद 7 साल बीत जाते हैं और आज मुत्थु जेल से रिहा हो जाता है। बाहर आने के बाद वो मोनिका से पूछता है कि तुमने मुझे पकड़वा क्यों दिया?
तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट थी और पुलिस ऑफिसर ने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हारा पति कहाँ पर है हमें बता दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत तकलीफ देंगे। अपने बच्चे की खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और दोस्तों वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई थी। अपनी बेटी को यहाँ पर देखकर मुथु अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब दोस्तों मुथु का बस एक ही काम बचा था, उन 4 गुंडों को खत्म करना जिन्होंने मस्तान भाई को मार डाला था। अब यहाँ पर मुथु पुलिस ऑफिसर प्रताप के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और अब ये सभी गुंडे लोग नेता बन गए थे तो उन लोगों का एक हॉल में भाषण होता है। लेकिन तभी अचानक मुथु वहां पर पहुंचकर उन सभी लोगों को शूट करके मार देता है। इस तरह से वो सभी लोगों को मारकर अपना बदला लेता है। कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि वो अपनी पत्नी मोनिका और बेटी के साथ हमेशा के लिए गाँव रहने के लिए चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।